अंदर अंधेरा फैला हुआ था। गैरी की गाड़ी रुकते ही अंदर धीमी रोशनी हुई और एक आदमी बाहर निकलकर उसका इस्तकबाल किया और वो दोनों अंदर चले गए। यहाँ का समा अजीब सा है। बार के बाहर टूटी हुई बोतलें और काठ कबाड़ फैला हुआ है। ऐसा मालूम हो रहा है जैसे रात के यहाँ शराबियों में मार कुटाई हुई हो। इस्तकबाल करने वाला जसीम और दराज कामत था। मैंने उसकी बात काट कर इस तरारी लहजा में सवाल किया। नहीं, कोई मोटा सा पस्ता कामत मकामी मालूम हो रहा था। मैंने अंदाजा लगा लिया कि वो डॉन बर्नार्ड का पाला हुआ कोई आदमी रहा होगा। चारों मोटे शराब के नशे में धुत हो जाने की वजह से शाम को डॉन के ठिकाने से गायब थे। नशा उतर जाने के बाद वो एक एक करके चुपके से लौट आए होंगे। चाहे डॉन ने इन्हीं में से किसी को गैरी के इस्तकबाल पर मामूर कर दिया था। लम्हा भर की खामोशी में मैंने अपने जहन में पूरा नक्शा जमा लिया। डॉन ने सवारी की दिक्कत की वजह से बराह रास्त मुझे हदायत नहीं दी थी। ये जिम्मेदारी उसने चाउफान को सौंपी जो मियामी क्लब में राजन की मौत पर बर्पा होने वाले तरबो निशात के एक जश्न में शरीक था। इसने बहके हुए इस मखलूत इज्तिमा में अपने हवास को यकजा करने के बाद मुझे फ़ोन किया। इस कॉल को आए खासी देर हो चुकी थी, जबकि तारिक के बयान के मुताबिक गैरी इसी वक्त सेलर्स बार में पहुंचा था। इस तरतीब बार मुआजने से जाहिर हो रहा था कि डॉन ने मुझे बुलाने का फैसला गैरी के पहुंचने से पहले किया था। अगर इसने इससे पहले गैरी को फ़ोन कर दिया हो तो वो मामला मुख्तलिफ हो जाता। एक बात बहरहाल तय थी कि मेरी तलबी का फैसला डॉन का था। इसमें गैरी की राय या मशवरे का कोई दखल नहीं था। अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? मैंने उलझे हुए अंदाज में पूछा। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि 48 घंटे पूरे होने तक मैं गैरी के पीछे लगा रहूंगा। अभी सिर्फ 4-5 घंटे गुजरे हैं, उसने जवाब दिया। जब तक वो सेलर्स बार में रुका हुआ है मैं भी यहाँ रुककर उसकी वापसी का इंतजार करता रहूंगा। मैंने उसकी यहाँ आमद के बारे में तुमको इतला देकर अपना फर्ज पूरा कर दिया। चाहे तुम्हारे लिए इतला दिलचस्प हो कि थोड़ी देर में मैं भी वहीं आ रहा हूँ। क्यों? आवाज से जाहिर हो रहा था कि वो मेरे अल्फाज पर चौंक आया। क्या तुम गैरी से तसादुम के इरादे से आ रहे हो? ये मेरा इरादा नहीं है, डॉन ने मुझे वहां तलब किया है। डॉन से तुम्हारा क्या वास्ता? उसकी आवाज तहय्युर ज़दा थी। वो अंदर की बहुत सी बातों से यकसर बेखबर था। इनमें मेरे और डॉन के नाजुक मरासिम भी शामिल थे। लंबी कहानी है, यूं समझ लो कि डॉन अपनी दानिश में मुझे इस्तेमाल कर रहा है। मैंने गहरा सांस लेकर जवाब दिया। खतरनाक मामला है। वो मेरे एक फिक्रे से पूरी बात समझ गया। आखिरी चीज से पता चल सकेगा कि कौन किसको इस्तेमाल कर रहा था। मैं एक बार फिर तुम्हें बता दूं कि सेल्स बार पर तुम्हारा डॉन या गैरी से कोई टकराव हुआ तो मैं खुलकर तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूंगा। मेरी हैसियत एक बेबस तमाशाई से ज्यादा नहीं होगी। मैं जानता हूं, मैंने अपने हल्के में तलखी सी खुलती हुई महसूस की। तुम्हारे लिए अपना दामन बचाए रखना सबसे मुकद्दम है। तुम्हारी मेहरबानी है कि तुमने मुझे गैरी की आमद की इत्तला दे दी है। मैं रास्ते में इस सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए कुछ ज़हनी तैयारी कर सकूंगा। अगर तुम मुझ पर तंज कर रहे हो तो शायद तुम्हें मेरी मजबूरियों का अंदाजा नहीं है। तो उसने पहली बार शिकायती लहजा में कहा। मुझे हर बात का अंदाजा है, तुम मेरी पोजीशन से बेखबर हो। मैं यहाँ तलवार की धार पर चल रहा हूँ। जरा सी लग़ज़िश मुझे तहतुस सरा में पहुंचा सकती है। बज़ाहिर ये मालूम हो रहा है कि तुम यहाँ अपनी मनमानियां कर रहे हो। मोती महल के वाक़े ने शहर भर में खौफ व हिरास और सनसनी की फिजा पैदा कर दी है। अपनी मजबूरियों के बावजूद मेरी सारी हमदर्दियां तुम्हारे साथ हैं। अलग थलग रहकर मैं जो कुछ कर सका कर गुजरूंगा। मेरे लिए उसकी वो यकीन दहानी काफ़ी थी। मैंने तशक्कुर अमेज़ कलमात के साथ गुफ्तगू का सिलसिला वहीं मुनक़ता कर दिया। गैरी गैरी गैरी। इस वक्त मेरे जहन में वही एक नाम गुज रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वो सुबह के 4 बजे सेलर्स बार क्यों पहुंचा था। चाउफान को दिया वो वक्त करीब आ रहा था। मैं गजाला से रुखसत होकर कमरे से निकल आया। मेरा जहन मुसलसल गैरी के मामले में उलझा हुआ था। तारिक ने इसके सेलर्स बार पहुंचने की खबर देकर मेरे दिमाग में हलचल मचा दी थी। वो खबर यकीनन बहुत अहम थी। मैं बेखबरी के आलम में डॉन के पास पहुंचता तो मेरे लिए संगीन मसाइल पैदा हो सकते थे। डॉन सेलर्स बार में सिर्फ कारोबार करने के असूल पर कारबंद था। मेरे तजर्बे के मुताबिक वो वहां अपने किसी मुलाकाती से मिलना पसंद नहीं करता था। मिलने वालों को वो अकबी दरवाजे से बार की ऊपरी मंजिल पर बुलाया करता था। उसने गैरी को बुलाया होता तो वो इसी रास्ते से ऊपर जाता। तारिक ने मुझे बताया कि गैरी को सेलर्स बार के दरवाजे से अंदर ले जाया गया था। इस बार एक नुक्ते से यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि शायद डॉन ने उसे ना बुलाया हो। वो साजिश ज़हन का मालिक था। आम जराइम पेशा लोगों से रवाबत रखने के बजाय इनके सरगनों से करीबी मरासम इस्तेमाल करने को तरजीह देता था। उसने मोती महल में जबरदस्त आतिशदगी से हवा के रुख का अंदाजा लगा लिया हो और डॉन की खुशनुदी हासिल करने के लिए मुंह अंधेरे वहां दौड़ा चलाया हो। दिन के उजाले में उसकी वहां आमद का राज पोशीदा नहीं रह सकता था। उसने डॉन से मिलने के लिए ऐसे वक्त का इंतखाब किया जब पूरा शहर और शहर की खबरें सूंघने फिरने वाले रिपोर्टर्स गहरी नींद सो रहे हों। गैरी खुद वहां पहुंचा हो या डॉन ने उसे बुलाया हो, मेरे लिए दोनों सूरतें तशवीशनाक थीं। मैंने गैरी के नाम की आड़ लेकर डॉन को जो फर्जी कहानी सुनाई थी वो इन दोनों के दरमियान ज़ेरे बहस आती तो मेरा कच्चा चिट्ठा खुल जाता। डॉन के दिलो दिमाग में मेरी तरफ से पहले ही वसवसे परवान चढ़ रहे थे। गैरी की वजाहतों के बाद उसका ये शक यकीन में बदल जाता कि मैं इसके साथ मुखलिस नहीं था।
इसे फरेब देकर बैंकॉक में अपना कोई खेल खेल रहा था। मेरे लिए वो बहुत मुहिब और गंभीर मरहला था। मैं डॉन के पास जाने से इनकार कर देता तो अपनी तौहीन के एहसास से वैसे ही मेरे खून का प्यासा हो जाता। बेहतर यही था कि मैं फतेह के नशे में सरशार इस सरकर्दा बदमाश की अना को जरा भी ठेस ना पहुंचाऊं। सादतमंदी और ठंडे दिलो दिमाग के साथ उससे मिलकर अपने लिए कोई राह निकालने की कोशिश करूं। चौफान अपने वादे के मुताबिक मेरा मुंतजिर था। मैं गाड़ी में बैठा तो यखबस्ता बंद कैबन में अल्कोहल की तेज बू रची हुई थी जो चौफान के सांसों के साथ फिजा में शामिल हो गई थी। तुम नशे में हो, गाड़ी चला लोगे? मैंने किसी बरहमी का इजहार के बगैर नरमी से पूछा। मास्टर, यहां तक मैं खुद ड्राइव करके आया हूं तो सेलर्स बार भी पहुंच जाऊंगा। जब से तुम मिले हो मेरी सारी तफरीहात का लुत्फ गारित हो गया। उसने इंजन स्टार्ट करते हुए हसरत ज़दा लहजे में कहा, कहो तो जरा सी देर के लिए तुम्हें भी मियामी क्लब ले चलूं? अपनी आंखों से देखो कि रात भर की मैनूशी के बाद वहां खलूस व मोहब्बत का कैसा समा बना हुआ है। सब एक दूसरे पर फिदा होने पर तुले हुए हैं। हर मर्द व जन को अपनी पसंद के साथी के इंतखाब की आज़ादी है। मेरा तजर्बा है कि परियां शराब पीती हैं तो शराब उनका सारा गरूर और घमंड पी जाती है। वो डाली पर लगे हुए पके फल की तरह नर्म खू और सुलाचू हो जाती है। बात सिर्फ पसंद और हिम्मत की रह जाती है। जो बढ़कर छू ले उसकी झोली में आ गिरती है। नशे की झोंक में शायद तुम ये भूल गए हो कि हमें डॉन के पास पहुंचना है। मैंने तन से कहा, हम मियामी क्लब गए तो ताखिर हो जाएगी। वो बेनियाजी संसा फिर बोला, मास्टर, मैं अल्कोहल में नहा लूं तब भी मुझे नशा नहीं होता। मुझे हर बात याद आती है। दरअसल किस्सा यह है कि डॉन के पास कोई बिन बुलाया मेहमान पहुंचा हुआ है। रास्ते में डॉन का फोन आया था। उसने कहा है कि मैं उसकी तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलने तक सेलर्स बार का रुख ना करूं। सड़कों पर आवारागर्दी करने से क्या ये बेहतर ना होगा? क्या हम इतनी देर के लिए मियामी क्लब के हाल में जा बैठे? क्या जिंदगी की सारी रानाइयां और रंगीनियां अपने शबाब पर आई हुई हों? तुमको ऐसी महफिलें शाज़ो नादर ही मिल सकेंगी। वो मियामी क्लब में खुलूस मोहब्बत और आज़ादी की जिस फिजा का तज़किरा कर रहा था, इसका तसव्वुर ही मेरे लिए कराहत अंगेज था। इस खुफिया जश्न के शुराका खुमार में डूबकर इंसानियत के मर्तबे से बहुत नीचे गिरकर हैवानियत के दर्जे पर आए हुए थे, जहाँ नफ्स और शिकम की भूख मिटाने के सिवा कोई तीसरी सूरत बाकी नहीं रहती। सारी इक़्तिदार ऐसे लोगों की नज़रों से ओझल हो जाती हैं। मुझे इंसानी रूप में बहकते और लड़खड़ाते हुए इन हवस ज़दा हैवानों के इज्तिमा में शरीक होने से ज़रा भी दिलचस्पी नहीं थी। मैंने दो ठोक अल्फाज में वहां जाने से इनकार कर दिया। इसने अपनी दानिश में मियामी क्लब जाने का जवाब बयान किया था, मगर मेरे लिए ये नुक्ता बहुत अहम था कि डॉन ने अपने किसी बिन बुलाए मेहमान की आमद की वजह से चौफान को अपना प्रोग्राम कुछ देर के लिए मुलतवी करने की हदायत की थी। चौफान की बसियार गोई की आदत की वजह से मेरी बहुत बड़ी उलझन दूर हो गई। कर्नल गैरी को डॉन ने तलब नहीं किया था। इसके बारे में मेरा दूसरा नजरिया दुरुस्त साबित हुआ था कि वो डॉन से अपने पुराने मुरासम की तजदीद के लिए रात के आखिरी लम्हात में खामोशी से उसके दरवाजे पर पहुंच गया था। मुझे बस ये फिक्र रह गई कि डॉन और गैरी की इस गैर मुतवक्का मुलाकात में मेरी वो कहानी जेर बहस ना आए जो मैंने फोन के निज़ाम में खलल के हवाले से डॉन को सुनाई थी। मास्टर, तुम बुरा ना मानो तो मैं कह दूं कि तुम्हारी जमालियाती हिस्स न जाने कहाँ सोई हुई है। पता नहीं तुम इतने खुश्क और कोरे क्यों हो? मेरे इनकार पर उसने मायूसी से कहा, मेरे बुरा मानने या न मानने से क्या फर्क पड़ता है? तुम जो बात कहना चाहते हो बेधड़क होकर कह जाते हो। मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता हूँ? तुम मुक्का मारकर मेरा चेहरा बिगाड़ सकते हो। वो खुश दिली से बोला, मगर मुझे मालूम है कि तुम ऐसा नहीं करोगे क्योंकि तुम मास्टर के साथ मेरे दोस्त भी हो। डॉन से शिकायत करके मेरा मुस्तकबिल तबाह कर सकते हो और ये भी पसंद नहीं करोगे क्योंकि तुम मेरे खैर खा हो। वो लम्हा भर के लिए खामोश हुआ, फिर अपनी बात जारी रखते हुए कहने लगा, मियामी क्लब में हमारा वक्त बहुत अच्छा गुजर जाता। पता नहीं डॉन का ग्रीन सिग्नल कब आता है। इसके इंतजार में हमें शहर की सुनसान और बेरोनक सड़कों की खाक छानना होगी। कहो तो हम किसी होटल ही में जा बैठे। वो खाली और ज़हन था, इसलिए फजूल बातें सोच रहा था। मैंने मुफ्त में हाथ आई हुई इस मोहलत को काम में ढालने के लिए उसकी ज़हनी रूह मोड़ने का इरादा कर लिया और कहा, इस वक्त डॉन के पास कौन आ सकता है? कोई बेखौफ और बड़ा आदमी होगा। उसने अपनी राय जाहिर की। डॉन वक्त आने वालों को जरा भी खास नहीं डालता। वो कोई ऐसा मेहमान मालूम होता है जिससे डॉन को बादल नखास्ता मिलना पड़ रहा होगा। क्या शहर में कुछ लोग ऐसे भी हैं? मैंने हैरत का मुजाहिरा करते हुए कहा। 2-2.25 साल से डॉन सबसे कटा हुआ था। अब छोटा राजन का सितारा गरूब हुआ है तो सब छोटे बड़े सरकारी अफसर डॉन की तरफ दौड़ लगाएंगे। वो बोला, इनमें पुलिस वाले सबसे आगे होंगे। हम लोगों की सबसे ज्यादा दोस्तियां और दुश्मनियां इन्हीं के साथ होती हैं। यहाँ का पुलिस कमिश्नर सबसे ज्यादा बुखलाया हुआ होगा। वो हर वक्त छोटा राजन के आगे पीछे लगा रहता था और दोनों हाथों से माल बना रहा था। मेरे लिए वो सामने की बातें थी। इन्हें जानने के लिए चौफान से किसी मशवरे की जरूरत नहीं थी। इन मकामियों के साथ मैं इसकी जुबान से गैरी का नाम भी सुनना चाह रहा था। चौफान का ध्यान उसकी तरफ नहीं गया। तुमने राजन का सितारा गरूब होने की बात की है। यह सब उसकी मौत की खबर मंजरेआम पर आने के बाद होगा। अभी शहर में सिर्फ आग की खबर गर्दिश कर रही है।
हम 3 आदमियों के सिवा किसी को मालूम नहीं कि इस आग में राजन की चिता भी जल रही है। मैंने कहा, मास्टर ये बात पुरानी होगी। उसने गाड़ी को एक सड़क पर मोड़ते हुए जवाब दिया, अब से कुछ देर पहले बल्कि कई घंटे पहले फायरमैन जली हुई लाशों तक पहुंच गए थे। इनकी शिनाख्त भी हो गई थी। ये 1:30-2 बजे का वाकया है। वो खबर सामने आने के बाद ही हम लोगों ने मियामी क्लब में जश्न मनाना शुरू किया था। इस खबर के सामने आने से पहले खुशी का इजहार कैसे किया जा सकता था? नशे में होने के बावजूद उसका जहन सही समत में काम कर रहा था। इसकी गुफ्तगू में बहकने का शायबा तक नहीं था। फिर भी मैंने बात उसी पर रखते हुए कहा, अभी कुछ देर पहले तुम गैरी का जिक्र करते करते चुप हो गए थे। क्या बात थी वो? मैंने तो उसका नाम भी नहीं लिया। वो तहय्युर ज़दा लहजे में बोला, ज्यादा पी लेने में यही खराबी होती है। मैंने बुरा समूह बनाकर खफगी से कहा, अब तुम कह दोगे कि तुमने पुलिस कमिश्नर का नाम भी नहीं लिया था। वो याद है, लेकिन गैरी। उसने खामोश होकर अपनी शहादत की उंगली से अपनी पेशानी को ठोका, फिर झुंझलाते हुए लहजे में बोला, मैंने गैरी का नाम क्यों लिया था? ऐसे गायब दिमाग लोगों से मुझे वहशत होने लगती है। मैंने मजीद बेजारी का मुजाहरा करना शुरू समझा। कुछ पता नहीं कि थोड़ी देर बाद तुम्हें क्या याद रहेगा और क्या भूल जाओगे। अब मैं तुम्हारी याददाश्त बहाल होने तक ये सोचता रहूंगा कि तुमने गैरी के बारे में क्या बात मुझसे छुपाने की कोशिश की है। मास्टर, मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया। उसने मेरी सफाई पेश की। गैरी के बारे में बस एक मामूली सी बात रह गई थी। हो सकता है कि वो याद आ गई हो, तो वही बक दो ताकि मेरी खलश दूर हो। मैंने चुंझलाने की सदाकारी की। सिलर्स बार से हम लोगों के चले आने के बाद डॉन ने गैरी को फोन करके लान तान की थी। इसे ढके छुपे लफ्जों में यह तक कह दिया कि वो छोटा राजन से मिलकर जो साजिशें करता रहा है, डॉन उनसे पूरी तरह बाखबर है। डॉन के इल्जाम तराशी पर उसका क्या रद्द-ए-अमल था? वो सटपटा कर रह गया। इस वक्त तक छोटा राजन के मरने की खबर नहीं आई थी, लेकिन हवा का रुख बदल चुका था। वो अपनी सफाइयां पेश करता रहा। ये बातें हमारे चले आने के बाद हुई थी, तो तुम्हें इनका इल्म कैसे हो गया? डॉन ने बताया था, फोन पर वो राब्ता कर लेता है। वो हम जैसा आदमी है, जब तक किसी को अपनी बड़ाई और कामयाबी के किस्से ना सुना ले उसे चैन नहीं आता। चौफान ने खुद पसंदी के अंदाज में धीरे से हंसते हुए बताया, मेरा अंदाजा है कि डॉन ने उसे इन बातों के इशारे भी दिए होंगे जो तुमने फोन पर सुनकर डॉन को बताई थी। हो सकता है कि इस वक्त गैरी ही सिलर बार पहुंचा हुआ हो। मैंने पुरख्याल लहजे में अपनी राय जाहिर की। इस वक्त सब कुछ मुमकिन है, वो बोला। इस वक्त गैरी ने डॉन की शिकायत पर नर्म और मुआज़त खाना रवैया इख्तियार करने पर इक्तिफा किया। वो जोर देकर कहता रहा कि वो कभी डॉन का बुरा नहीं चाह सकता। इस वक्त बात खत्म हो गई थी। छोटा राजन की मौत की खबर सुनकर उसके हाथों के तोते उड़ गए होंगे। छोटा राजन की मौत की खबर फैलते ही सब कुछ बदल कर रह गया है। हो सकता है कि डॉन की शिकायत पर अपनी जुबानी मुआज़त को नाकाफी समझकर वो जाती तौर पर डॉन के दरवाजे पर पहुंच गया हो। डॉन उसे नहीं दुत्कार सकता था। चौफा ने बहुत सरसरी अंदाज में अपने कयास का इजहार किया। वो हकीकत से बेखबर था और महज एक मफरूजे पर बात कर रहा था, मगर इसका तजीया मेरे अंदाजों की अक्कासी कर रहा था। डॉन चाहता तो गैरी को जलील करने के लिए मेरा और उसका सामना करवा सकता था। क्या मैंने अपने कानों से उसके और राजन के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनी थी, लेकिन उसने दूर अंदेशी से काम लेकर हमें गैरी की मौजूदगी में सेलर्स बार आने से रोक दिया। डॉन जहां दीदा आदमी था, अब दिरा का सबसे बड़ा पत्थर निस्तु नाबूद करने के बाद वो नई दुश्मनियां मोल नहीं लेना चाहता था। वो जानता था कि राजन की जिंदगी में उसके पसीने पर अपना खून बहाने वाले जानिसार भी अपने आका की मौत की खबर सुनते ही आंखें फेर लेंगे। मौत इतनी बेरहम और सफाक होती है कि इसके साथ ही सारे जमीनी रिश्ते यक लख्त टूट जाते हैं। देखने वाला बाकी न रहे तो दिखाने वाले अपनी वफादारी और खैरख्वाही के इजहार को गैर जुई समझकर खामोशी से कोशा नशी हो जाते हैं और वक्त की बसात पर उभरने वाली नई कुव्वत के साथ अपने रिश्ते जोड़ने की फिक्र में लग जाते हैं। राजन की मौत के बाद भी यारों मददगार रह जाने वालों को एक एक करके आखिरकार डॉन ही से रजू करना था। इनमें गैरी भी शामिल था। अपनी पुरानी वफादारियों के बारे में हीले बहाने तराशना और अपनी सफाइयां पेश करना उनकी नागुज़ीर मजबूरी होती, जिसे डॉन मुस्तरद नहीं कर सकता था। डॉन ने चौफान के रंग में भंग डाल दिया था, लेकिन उसके मिजाज में जरा सी भी तलखी नहीं थी। वो डॉन की तरफ से नाजिल होने वाली ऐसी नागहानी आफात का आदी हो चुका था। बस वो रह रहकर अपनी बदनसीबी पर अफसोस कर रहा था कि मियामी क्लब के फसूखेज माहौल में शिकार की सारी तैयारियां मुकम्मल होते ही डॉन ने कमन डालकर उसे शिकारगाह से बाहर घसीट लिया था। गाड़ी कभी रोशन और कुशादा सड़कों पर सफर करती रही, कभी तंगो तारीख गलियों से गुजरती रही। पुरपेच रास्तों पर कई बार मुझे गुमान हुआ कि शायद चौफान अपने रो में डूब कर रास्ता खो चुका है, लेकिन हर बार मेरा अंदाजा गलत साबित होता रहा। तकरीबन 20 मिनट बाद अचानक मेरी जेब में पड़े हुए मकामी मोबाइल फोन की घंटी बज उठी। मास्टर जल्दी देखो, इस वक्त डॉन का फोन होगा, चौफान ने घबराई हुई आवाज में कहा। इस वहशत में उसने गैर इरादी तौर पर गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी थी। मैंने मोबाइल फोन निकालते ही स्क्रीन पर तारिक का नंबर देख लिया और जुबान से कुछ कहे बगैर फोन अपने बाएं कान से लगा लिया ताकि इसकी मुहूम सी आवाज भी चौफान के कानों तक न पहुंच सके। वो अभी भी वहां से वापस रवाना हुआ है, मैं इसके पीछे हूँ। मेरे कान में तारिक की आवाज गूंजी। मैंने गन रखी उसे चौफान की तरफ देखा।
मुझे खौफ था कि वो मुझसे इस कॉल के बारे में ज़रूर गहरे सवाल करेगा। मैंने अपने जहन में आने वाली पहली तजवीज़ पर अमल करते हुए कहा, डार्लिंग फिक्र मत करो, मैं जल्द ही आ जाऊँगा। मेरी बात पूरी होने से पहले तारिक फ़ोन बंद कर चुका था। मेरी ज़ुबान से अपने लिए डार्लिंग का पहला लफ्ज़ सुनते ही उसने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि मैं किसी मुश्किल में फंसा हुआ था। इतने सवेरे तुम्हारी किस डार्लिंग का फ़ोन आ गया? चाउफान ने पूछा। मैंने जवाब उर्दू में दिया था, इसलिए डार्लिंग के सिवा कोई बात उसके पल्ले नहीं पड़ सकी थी। परेशान होने की जरूरत नहीं, मेरी बीवी का फ़ोन था। अपनी रफ्तार कम करो और ड्राइविंग पर ध्यान दो। तुम बहुत तेज़ जा रहे हो, मैंने खुश्क लहजे में कहा। उसने कुछ कहे बगैर मेरे मशवरे पर अमल कर डाला। चंद सानियों बाद उसके पास डान की कॉल आ गई। मैं चाउफान की ज़ुबान से घूम घाट फाट जैसे नामानूस अल्फाज सुनता रहा। चंद मुकालमों के तबादले के बाद वो सिलसिला खत्म हुआ तो उसने बताया कि डान ने ग्रीन सिग्नल दे दिया था। उसे ये जानकर खुशी हुई कि हम दोनों वक्त की परवाह किए बगैर काठ के उल्लुओं की तरह उसके हुक्म की तामील के लिए निकले हुए थे। चाउफान ने यह होशियारी दिखाई कि शहर में भटकते रहने के बजाय मुतबादल रास्तों से सेलर्स बार के अकबी इलाके में पहुंच चुका था। हम जरा सी देर में मंजिल मकसूद पर पहुंच गए। मैंने खास तौर पर नोट किया कि इस वक्त सेलर्स बार का दाखिली दरवाज़ा मुकफ्फिल था और वहां गहरा अंधेरा फैला हुआ था। चाउफान के लिए वो बात गैर अहम थी। गली के सिरे पर गाड़ी बंद करके हम पिछले रास्ते से सेलर बार की ऊपरी मंजिल पर चले गए। दरवाज़ा एक सहमी हुई बावर्दी लड़की ने खोला। ऊपर डान अपने रेशमी लिबादे में मलबूस हमारा मुंतजिर था। तुम अपने ठिकाने से चल ही पड़े थे तो मैंने तुम्हें बुला लिया, वरना अब तुम्हारे आने की जरूरत बाकी नहीं रह गई थी। डान ने ठहरी हुई ताकमाना आवाज़ में वो ऐलान करके मेरी खोपड़ी में अंगारे भर दिए। वो हमारी बेतुकीरी की इंतहा थी। इजाज़त हो तो अब लौट जाएं? मैंने अपने गुस्से पर काबू रखते हुए कहा। यारी नींद की तरफ से मेरा सर फटा जा रहा है। आ गए हो तो अब कुछ देर बैठो। क्या ये नहीं जानना चाहोगे कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया था? इस बार डान बराह रास्त मुझसे मुखातिब हुआ था। बता दोगे तो तुम्हारा एहसान होगा। चाउफान झट बोल उठा। वो डान की खुशामद का कोई मौका अपने हाथ से नहीं जाने देता था। मैंने फ़ोन पर कर्नल गैरी को लताड़ा था। डान बोला और चाउफान ने किसी सधाए हुए बंदर की तरह तायरी अंदाज में अपना सर हिलाना शुरू कर दिया। मैं उसकी वजाहतों और यकीन दहानियों से मुतमईन नहीं। डान ने अपनी बात जारी रखी। मेरे दिल में बल था कि उसने मुझसे मिलकर सुलह सफाई करने की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। शायद उसे उम्मीद थी कि उसका पालतू जिंदा होगा। तुम्हें बुलाकर मैं एक अहम काम लेना चाह रहा था। वो छावनी से बाहर एक महंगे घर में रहता है। तुम उसके घर पर 2 बम फेंक कर निकल जाते तो उसके औसान खता हो जाते। अमेरिकी हथियारों से लड़ना जानते हैं। मामला हाथ पैरों का हो तो इससे बड़ा बुज़दिल ढूंढना मुश्किल हो जाता है। वो दूसरी एहतियातें करने के साथ मेरी तरफ भी आता, लेकिन अब वो किस्सा खत्म हो गया। डान ने कुछ तवक्कुफ किया, फिर बोला। मोती महल के जलते हुए मलबे से छोटा राजन की लाश मिलने की खबर सुनते ही उसके होश ठिकाने पर आ गए। मुझे फ़ोन करके वो यहाँ आ पहुंचा। उसे मालूम है कि अब शहर की बाग डोर मेरे हाथ में आ गई है। वो मुझसे ताउन और दोस्ती का तलबगार है। उसकी मौजूदगी में मैंने तुम दोनों को यहाँ बुलाना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए फ़ोन करके रोक दिया। तुम्हारी ख्वाहिश थी कि वो तुम्हारे बुलावे के बगैर अपनी मर्जी से यहाँ आए। उसके आ जाने के बाद अब उस पर दबाव डालने की जरूरत बाकी नहीं रही। मैंने डान की आंखों में झांकते हुए तायद तलब लहजा में कहा, यह मामूली सी बात थी, लेकिन मैं कुछ बातों का रोज़े अव्वल से कायल हूँ। बैंकॉक की सबसे मजबूत तकोन में अमरीकी भी शामिल हैं। असल काम हम लोग करते हैं, लेकिन हमें पुलिस की तरपर्दा हमायत हासिल होती है। अमरीकी बहुत बददिमाग और मगरूर होते हैं। वर्दी और इख्तियारात मिल जाएं तो ये अपने सामने किसी को कुछ नहीं कर दानते। अब इनसे नए राब्ते की इब्तिदा हुई है। मैं इससे रजू करता तो वो हमेशा के लिए बालादस्त हो जाता। अब इन लोगों को दबा कर रखने की पोजीशन में हूँ। मैंने उसे बहुत कुछ कहा सुना है। वो कस्में खा रहा था कि उसने छोटा राजन से मिलकर मेरे खिलाफ कभी कोई साजिश नहीं की। डान बोलता चला गया।